नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य ज्ञान की इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस पार्ट में आप लोग अर्थशास्त्र को देखेंगे। अर्थशास्त्र को यानी इकोनॉमिक्स को भी दो पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा। ये पहला पार्ट है। जिस प्रश्न में करंट से अपडेट करने की आवश्यकता होगी वहां करंट से अपडेट भी किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट। पहला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहां पर कुछ बातें आपको जानना आवश्यक है कि आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र बांटे गए हैं। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, फिर द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। ये जो प्राथमिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उन उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से प्राप्त होती। ठीक है, अब यहां पर उदाहरण के स्वरूप कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन, वानिकी, ये सभी किसके उदाहरण हैं? प्राथमिक क्षेत्र के। यानी इसमें जो उत्पादन इकाइयां होती हैं ये प्राथमिक संसाधनों के दोहन से काम करती हैं। अब यहां पर द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो अर्थव्यवस्था का ये वो क्षेत्र होता है जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों के लिए कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसको कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। जैसे उदाहरण स्वरूप जैसे जो कारखाने हैं या निर्माण कंपनियां, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला है तृतीयक क्षेत्र। ये जो तृतीयक क्षेत्र है, जो प्रश्न में पूछा गया, इसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, यानी ये सर्विस सेक्टर के तौर पर है। इसमें क्या होता है? इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली इकाइयां शामिल होती हैं, जैसे परिवहन हो गया, शिक्षा हो गया, बैंकिंग हो गया, होटल हो गया, चिकित्सा क्षेत्र हो गया, पर्यटन हो गया। ये सभी चीजें, वित्त हो गए, ये सभी किसमें आएंगी? तृतीयक क्षेत्र में, यानी ये सभी सेवा क्षेत्र के संबंधित हैं। ठीक है, अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको प्रश्न करना आसान हो गया होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो आपका सीधा जवाब होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है और इसका एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ठीक है, यानी आपका ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषण क्षेत्र है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र, यानी विकल्प यहां पर डी सही हो जाएगा। ये जो प्राथमिक क्षेत्र है, ये अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषण का क्षेत्र है। अब इसमें के बारे में आपको मालूम है कि प्राथमिक क्षेत्र में वो गतिविधियां हैं जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती हैं। ठीक है, इसका उदाहरण भी मैं बता चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा ताकि समय ज्यादा न लगे। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए। यह स्टेटमेंट गलत है। अमर्त्य सेन ने जो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सुझाव दिए थे, उन्होंने कहा कि उसे जन उन्मुख होना चाहिए। ठीक है, यानी पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। अगला देखिए। अगले कथन में कह रहा है कि सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। यह भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है, विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। यानी जब हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्ट हो तो हमको अपने राष्ट्र का हित सर्वोपरि रखना चाहिए। यानी ये चौथा स्टेटमेंट भी सही है। यानी इस प्रकार आपका केवल पहला स्टेटमेंट गलत था, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला चलिए, पूछ रहा है कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की अर्थव्यवस्था स्वतंत्र थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय नहीं था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प डी देखिए, उस समय पर्यटन प्रमुख व्यवसाय नहीं था। ठीक है, यानी ये पूछा जा रहा है कि जो ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की जो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी उसमें कौन सा व्यवसाय प्रमुख नहीं था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? पर्यटन। डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। और बाकी जो ऑप्शन दिए हैं वो सभी व्यवसाय, कृषि था ही, हस्तशिल्प था जिसमें बुनाई, कढ़ाई, ये कारीगर, ये सभी लोग मौजूद थे। अगला है, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रोफेसर जे.के. मेहता के द्वारा आवश्यकता विहीनता सिद्धांत दिया गया था। यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत है, ये अर्थशास्त्र का वो विज्ञान है जिसके अंतर्गत आवश्यकता विहीनता अवस्था प्राप्त करने में मानव व्यवहार को एक साधन के तौर पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी यहां, और ये किसने दिया था? प्रोफेसर जे.के. मेहता द्वारा। अगला प्रश्न देखिए।
पूछ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा विकल्प डी, कृषि क्षेत्र जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहलाता है। यहां 7वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है। अब देखिए जो मैंने प्राथमिक क्षेत्र के बारे में कॉन्सेप्ट दिया है उस कॉन्सेप्ट पे जरा इन चारों ऑप्शन को देखिए, तो अब आप देखेंगे यहां पर विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। पुजारी जो है ये रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है। ये किस क्षेत्र से जुड़ा है, सर्विस सेक्टर से जुड़ा है, यानी ये तृतीय क्षेत्र का, यानी पुजारी क्या करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी यहां पर विकल्प क्या है, डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है, तो आपका सही जवाब क्या है, यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा देखरेख, ये सभी क्या है, मानव पूंजी में निवेश के क्षेत्र है। यहां पर जरा पहले ये समझिए कि ये मानव पूंजी क्या है। जहां पर आवश्यकता एलेबरेट करने की पड़ेगी वहां एलेबरेट भी किया जाएगा। मानव पूंजी क्या है, मानव के पास जो अपनी शिक्षा, कौशल, क्षमता, सूचना, प्रबंधन, ये सभी क्या है, मानव का कौशल है, यानी मानव की पूंजी है। ठीक है, ये जो कौशल उसके पास है ये उसकी क्या है, पूंजी है। और इसका उपयोग कहां होता है, इसका उपयोग देश की उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। यही तो मानव पूंजी है, यानी मानव पूंजी एट लास्ट देश की आर्थिक व्यवस्था को क्या करता है, और उन्नति प्रदान करता है। ठीक है, यानी केवल मानव अगर रहेगा तो वो उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा देश के लिए, अगर उसके पास जब तक उसकी खुद की पूंजी नहीं होगी, जो मैंने अभी आपको उदाहरण में बताई। और यहाँ पर मानव पूंजी को कैसे, ये स्रोत क्या हो सकते हैं निवेश के उसमें, तो उसको नौकरी प्रशिक्षण के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य के रूप में उसकी व्यवस्था, प्रबंधन का कौशल देना, ये सभी क्या है, मानव पूंजी के स्रोत हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, यहां पर डी आंसर सही हो जाएगा। अगला है भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा। 1977 में भारत में पहली आर्थिक जनगणना की गई थी। याद रखिएगा 7वीं जो आर्थिक जनगणना है वो 2019 में प्रारंभ हुई। ठीक है, यानी यहां पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी यहां पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करती है, डी विकल्प यहां पे सही हो जाएगा। और याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई, तो 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई। और ये जो इसका शॉर्ट फॉर्म CSO है, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली में। याद रखिएगा यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इनको 23 मार्च 2019 को मर्ज कर दिया गया और इसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर दिया गया, इन दोनों को मर्ज करके। ठीक है, मूल बात आपको याद रखनी है कि राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और 1951 यानी 2 मई 1951 को इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा भारत में 1960 के दशक में, यानी 1966-67 में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति हुई और इसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भरता मिली और उसमें पूर्व के अपेक्षाकृत तेजी भी आई। इसमें योगदान जो वैश्विक लेवल पे ये अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग का था और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है, तो ये देखिए फिर से रिपीटेड प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा आपका। आपने अभी देखा था कि 2 मई 1951 को इसका गठन और सभी बातें आपने देखी हैं। अगला देखिए, यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी होगी, ये जो CSO है ये राष्ट्रीय आय का अनुमान करने के लिए उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, तीनों विधियों का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किसने की थी, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, PC महालनोबिस द्वारा, यानी आपका यहां पर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा भारत में सैद्धांतिक और व्यवहारिक सांख्यिकी में उन्नति करने के लिए प्रोफेसर महालनोबिस ने, जिसको PC महालनोबिस के नाम से जाना जाता है, इन्होंने तीसरे दशक के प्रारंभ में यानी 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को स्थापित किया। ये जब इसका पंजीकरण हुआ तो ये एक गैर लाभकारी अध्ययन सोसाइटी के तौर पर इसका पंजीकरण हुआ। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था के तौर पर मान्यता है। अगला देखिए,
पूछ रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि योगदान कितने प्रतिशत का है। देखिए यहां पर करंट का अपडेट करना होगा आपको, क्योंकि ये 2018 का प्रश्न पूछा गया है। यहां पर एक बात जान लीजिए, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 है उसमें ये रिपोर्ट छपी है, और उस रिपोर्ट के अनुसार जो कृषि संबंधित क्षेत्र का, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र का योगदान है 2021-22 में जीवीए में, वो है 18.8% रहने का अनुमान है। ठीक है। दूसरी बात, एक और बात आपको यहां पर याद रखनी होगी कि 2020-21 में कृषि क्षेत्र में 3.9% जीवीए में वृद्धि का पहला अग्रिम अनुमान है। ठीक है, यानी कृषि क्षेत्र में जीवीए में कितने प्रतिशत का अनुमान है, 3.9% का, और कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र का योगदान 2021-22 के जीवीए में 18.8% का है। ये दोनों डेटा आप अलग से नोट डाउन कर लेंगे अपने पास, ये काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सकल घरेलू बजट में कौन प्रमुख योगदान करता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा, परिवार। अब जरा देखिए कि सकल घरेलू बचत में कैसे परिवार का सबसे बड़ा योगदान है। जब राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय को जोड़ा जाता है तो प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ेगी तो क्या होगा, व्यक्ति के जीवन स्तर और अच्छा होगा, जिससे जो घरेलू बचत है उसकी वो और बढ़ेगी, और एट लास्ट जीडीपी में वृद्धि होगा, और जीडीपी में वृद्धि होगा तो क्या होगा, राष्ट्र प्रगति करेगा। यानी कि सकल घरेलू बचत में योगदान प्रमुख करता कौन है, परिवार है। ठीक है। अगला देखिए, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। ठीक है, तो इसमें क्या सम्मिलित होती है, पूंजी खपत भत्ता इसमें शामिल होता है। ठीक है, जरा इसको यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। जरा इसको थोड़ा सा और विस्तार में समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि भारत में जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े हैं वो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होते हैं। अब जरा यहां पर ये समझिए कि जीएनपी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है इसका सूत्र क्या होता है, जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। ये एक्स क्या है, ये देशवासियों द्वारा जो विदेश में अर्जित आय है उसमें से यदि विदेशियों द्वारा जो देश में अर्जित आय है उसको माइनस कर दिया जाए, और जो वैल्यू आती है वो जीडीपी के साथ अगर ऐड कर दी जाए तो यही जीएनपी के बराबर हो जाएगी, यानी यही हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात की जाए यानी एनएनपी की बात की जाए, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात की जाए, तो इसके लिए क्या होता है, ये एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डी। ये डी क्या है, मूल्यह्रास है। ठीक है, यानी कि जो जीएनपी आपने ऊपर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकाला है उसमें से यदि मूल्य का ह्रास निकाल दिया जाए बाहर तो ये किसके बराबर होगा, एनएनपी के बराबर होगा। ठीक है, इतनी बात आपको यहां पर याद रखनी होगी। अगला देखिए, यहां पर एक बात और समझिएगा, यदि x बराबर m हो जाए, x का मतलब देशवासियों द्वारा विदेश में अर्जित आय और विदेशियों के द्वारा हम लोगों के देश में अर्जित आय, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तब क्या होगा, जीएनपी और जीडीपी दोनों इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब बंद अर्थव्यवस्था की तरफ संकेत है, यानी कि विदेश में जो भारतीय द्वारा अर्जित आय है और जो भारत से विदेशियों की अर्जित आय है उन दोनों का अंतर कुछ नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। इस प्रकार जीएनपी बराबर जीडीपी हो जाएगा, और ये एक बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2015-16 में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है। तो ये देखिए पुराना डेटा है, आपसे करंट डेटा के आधार पर पूछा जाएगा, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय शुद्ध राष्ट्रीय आधार पर, ठीक है, 7.5% वृद्धि हुई। ठीक है, याद रखेंगे इस डेटा को। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा, 249.60, यानी 249.60 1947 में प्रति व्यक्ति आय थी। विकल्प ए सही हो जाएगा यहां पर। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री नहीं है, तो आपका सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, यानी आपका विकल्प यहां पर डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं ये एक भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद हैं जिनका जिक्र आप भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना मसौदे में उनका बनाने के कारण उनको आप जानते हैं। ठीक है, जिन लोगों को पंचवर्षीय योजना में समस्या है, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पंचवर्षीय योजना को कवर कराया गया है, जो कि प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसमें आप जाकर उसको कवर कर सकते हैं। ये ग्रामीण विकास वाले सेक्शन के प्लेलिस्ट में मौजूद है। यहाँ पर बात करते हैं
ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कुछ भारतीय अर्थशास्त्री की, जिसमें दादा भाई नौरोजे, VKRV राव, RC देसाई, ये लोग भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, जो प्रश्न में पूछा गया। अगला है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये क्या है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है, यानी आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता का संबंध पंचायती राज से है और MS स्वामीनाथन का संबंध किससे है? हरित क्रांति से है, भारत में हरित क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? PV नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे जब 1991 का आर्थिक सुधार हुआ, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, PV नरसिम्हा राव। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। याद रखिएगा, इस आर्थिक सुधार को राव मनमोहन नीति कहते हैं, यानी PV नरसिम्हा राव जो कि प्रधानमंत्री थे तो वहां से राव लिया गया और मनमोहन सिंह के नाम से मनमोहन लिया गया और बना कौन सी नीति? राव मनमोहन नीति। दूसरी बात, इस नीति के तहत जो अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी LPG की नीति अपनाई गई, ठीक है, यानी जो 1991 की आर्थिक सुधार नीति है उसको LPG नीति के तहत भी जाना जाता है। और इस LPG नीति का मतलब क्या है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित मशरूम प्रकारों में से कौन सा एक भारत के कुल उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है? तो आपका विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा, व्हाइट बटन मशरूम भारत के कुल उत्पादन में प्रमुख उत्पाद योगदान करता है। यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। और आपको पता है कि मशरूम अत्यधिक प्रोटीन युक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ विकल्प बी सही हो जाएगा, कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया गया। अब यहाँ पर एक बात यहाँ पर समझिएगा कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ML दंतेवाला। और 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि मूल्य एवं लागत आयोग कर दिया गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CACP के नाम से जाना जाता है। यदि इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो विजय पाल शर्मा जी हैं। और ये जो CACP है ये हर वर्ष फसलों की बुआई से पूर्व न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP जारी करता है। और जो भारत में 22 फसलें अनिवार्य हैं जिनका MSP जारी किया जाता है, जिसमें 14 खरीफ की फसल है, 6 रबी की फसल है और 2 बागवानी फसल है। बागवानी फसल का भी कई बार पूछ देता है तो जूट और खोरपा है इसमें, ठीक है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। अगला है, 2017-18 में कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? तो 7वां स्थान था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। करेंट डेटा के अनुसार यदि बात की जाए तो कॉफी उत्पादन में यदि टॉप 3 देशों को देखें तो नंबर 1 पे ब्राजील है, दूसरे पे वियतनाम है और तीसरे पे कोलंबिया है। यदि मैं कॉफी उत्पादन में भारतीय राज्य की स्थिति देखूं तो इसमें नंबर 1 पे कर्नाटक है, दूसरे पे केरल है और तीसरे पे तमिलनाडु है। यह भी बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद में एग मार्क के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा, दलहन के लिए एग मार्क की आवश्यकता है। तो आपको यह जानना चाहिए कि भारत में जो एग मार्क का प्रमाणीकरण चिन्ह है वो कृषि और खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। तो इस आधार पर दलहन आपका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो एगमार्क का उपयोग है ये कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा लागू होता है और 1986 में इसमें संशोधन भी किया गया। और यदि पूछा जाए कि केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहां पर है तो आपका जवाब होगा नागपुर, महाराष्ट्र में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस अनाजों का अत्यधिक उत्पादन हुआ? तो आपका यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा, गेहूं और चावल, ठीक है। याद है आपको कि भारत में हरित क्रांति 1966-67 में उन्नत किस्म के बीज को अपनाने, रासायनिक खादों के प्रयोग और बहुफसली कार्यक्रम के फलस्वरूप ये उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, जिसको कहा गया हरित क्रांति। और हरित क्रांति के सूत्रपात नॉर्मन बोरलॉग, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। और भारत के संदर्भ में बात की जाए हरित क्रांति की तो इसके जनक स्वामीनाथन साहब यानी MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति से जो सबसे सकारात्मक प्रभाव पड़ा जिस उत्पादन पर, वो है गेहूं, उसके बाद धान है और गन्ना, ठीक है। ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? वर्तमान में ये 48% जनसंख्या की आजीविका प्राथमिक स्रोत कृषि पर है, ठीक है, याद रखेंगे 48। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? देखिए यहां तक इस प्रश्न की उपयोगिता है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कृषि, यानी आपका विकल्प यहां पर ए सही हो जाएगा। कृषि क्या है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है।
अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत ने किस देश में भारत अफ्रीकी कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ अप्रैल 2019 में समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये उस समय का करंट का प्रश्न है। यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, मलावी। ठीक है, ये उस समय करंट का प्रश्न है। पूछ रहा है 2018-19 के दौरान भारत द्वारा कुल कितने मिलियन टन अनाज का उत्पादन किए जाने का अनुमान है। तो इसको जरा आप करंट के संदर्भ में देख लीजिए। 2020-21 में जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चौथा अग्रिम अनुमान पेश किया गया, उसके आधार पर कुल खाद्यान्न उत्पादन 308.65 मिलियन टन है। ठीक है, अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये तो आपने कुल खाद्यान्न उत्पादन समझ लिया कि 308.65 है, ये आपका करंट डेटा है जो आपको समझना है। दूसरा बात यहां पर एक और पूछा जा सकता है कि 2019-20 की तुलना में कितने मिलियन टन अनाज में वृद्धि हुई है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 11.25 मिलियन टन अनाज में इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी टोटल आपको 308.65 भी याद रखना है और 11.25 मिलियन टन का वृद्धि भी याद रखना है। ये डेटा आपको आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से कोट किया जा रहा है। अगला है, और यहाँ एक बात और समझ लीजिए, विश्व में यदि गेहूं का उत्पादन देखेंगे तो चीन में नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे भारत है। चावल के संदर्भ में देखेंगे तो नंबर 1 पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है। अगला है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019-20 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का द्वारा कुल कितने प्रतिशत का योगदान है। तो ये आप पीछे इस डेटा को देख चुके हैं। आपको मैंने बताया था कि कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान 2021-22 में जीवीए में 18.8% रहने का अनुमान है। वही मैंने एक डेटा और आपको बताया था कि 2020-21 में कृषि क्षेत्र में 3.9% जीवीए में वृद्धि होने का पहला अग्रिम अनुमान है। ये दोनों डेटा आप याद रखेंगे। देखिए, फिर दूसरे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न का रिपीटिशन हुआ है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य 2022 तक भारत में कृषि निर्यात को कितने यूएस डॉलर तक बढ़ाना था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी 60 बिलियन से अधिक। ये उस समय का करंट था, ये 2018 में जो कृषि नीति आई थी उसका लक्ष्य था। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहन के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन में वृद्धि से है, यानी आपका विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। श्वेत क्रांति का मतलब आप जानते हैं कि दुग्ध क्रांति से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। वहीं स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से है। और पीली क्रांति जो कि प्रश्न में पूछा गया है, ये तिलहन के उत्पादन से संदर्भित है। अगला प्रश्न है, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। अब यहाँ पर एक बात ये समझ लीजिए, ये जो विशेष कृषि क्षेत्र की बात हो रही है, इसमें क्या है, इसमें कृषि गतिविधियों के लिए, जैसे कृषि क्षेत्र में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति, सिंचाई, विपणन, संस्करण, मृदा परीक्षण, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रति परिवार एक व्यक्ति को प्रशिक्षित करना था। ठीक है, और ये विशेष प्रकार की जो आर्थिक क्षेत्र थी, इसके तर्ज पर जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, इसको निर्यात का हब बनाने के लिए सरकार ने इस विशेष कृषि क्षेत्र को स्थापित किया था, उत्तराखंड। अगला देखिए, पूछ रहा है, सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, नाबार्ड के द्वारा निर्गत नहीं होता है। ठीक है, यानी नाबार्ड डायरेक्ट इसको निर्गत नहीं करता है। अब दूसरी बात की किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य क्या था। इसके लाने का लक्ष्य यह था कि किसानों को फसल की जरूरतों के हिसाब से या फसलोत्तर गतिविधियों के लिए जो आवश्यकता के अनुसार अगर उनको किसी प्रकार के पैसे की आवश्यकता हो तो वो ऋण ले सकते हैं। ठीक है, और वो ऋण किससे लेंगे, तो वो बैंक की शाखाओं से जाकर किसान क्रेडिट कार्ड इशू करवाएं और उसके बाद वो ऋण ले सकते हैं। और ये पैसों का जो ऋण है, ये व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक के द्वारा निर्गत किया जाएगा, न कि नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, इतनी बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। और ये जो योजना है किसान क्रेडिट कार्ड, ये 1998-99 में शुरू की गई थी और उस समय वित्त मंत्री कौन था, यशवंत सिन्हा। अगला प्रश्न है, वर्तमान वर्ष 2014-15 में पिछले वर्ष 2013-14 की तुलना में भारत का सकल खाद्यान्न उत्पादन कितना। तो ये अभी आप पढ़ चुके हैं, फिर ये दूसरे फॉर्मेट में रिपीट है, तो इसको करंट डेटा को यहाँ पर देख लीजिए। आपको पता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 308.6 मिलियन टन बताया गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान्न था, तो अभी आपने पढ़ा था करंट डेटा के हिसाब से 308.6 मिलियन टन, याद रखेंगे इसको।
अगला है धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। तो इसको भी आपको करंट डेटा के हिसाब से याद रखना होगा। याद रखिएगा कि केंद्र सरकार ने जो खरीफ के लिए 2021-22 में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य धान के लिए बताया था वो 940 रुपए प्रति क्विंटल, और जो ए ग्रेड के धान थे उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल था। याद रखिएगा एमएसपी 2022-23 में इसको 100 रुपए बढ़ा दिया गया एमएसपी, और जो धान का जो सामान्य धान की कीमत थी अब क्या हो गई 2040 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, यानी 1940 से अब 2040 यानी 100 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। इसी प्रकार से जो धान ए ग्रेड का है उसमें भी 100 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया, और वो रेट क्या हो गया 2060 रुपए प्रति क्विंटल का। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सा घोषणा करती है। तो आपका सही जवाब क्या होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, यानी किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है ये खाद्यान्न की कीमत जो है इसको कीमत के निचले स्तर पर एक निर्धारित किया जाता है ताकि इससे नीचे कीमत पर किसान को अपनी फसल को न बेचना पड़े। यदि मूल्य नीचे जाए तो जो एमएसपी निर्धारित किया है सरकार ने उस पर सरकार परचेज कर लेगी। यही होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। और अभी हमने आपको बताया था कि 22 फसलों पर जो कि मैंडेटरी है अनिवार्य है उन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा होती है। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति को बल देने पर केंद्रित है, किससे संबंधित है ये। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि से संबंध है भूरी क्रांति का, यानी 41 प्रश्न का विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पर। और आप सभी को पता है कि श्वेत क्रांति का संदर्भ दुग्ध से है। निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंध है। तो अभी आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। तिलहन उत्पादन का संबंध पीत क्रांति से। ठीक उसी प्रकार से नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से, श्वेत क्रांति क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, रजत क्रांति का संबंध अंडा और मुर्गी के उत्पादन से। ठीक है, इसको भी याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश होती। अब यहाँ पर जरा एक बात ये समझ लीजिए, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको आप एमएसपी कह रहे हैं ये 1965 में एल के झा समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था। ये पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात आप ये समझ गए हैं कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर अनिवार्य 22 फसलों कर एमएसपी जारी की जाती है, और एमएसपी रबी और खरीफ ये फसलों पर अलग अलग जारी होती है। यहाँ एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है कि भारत में एमएसपी की गणना करने के लिए C2 लगान सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये भी बात यहाँ पर आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणिक बीज का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2015 में सर्वप्रथम किसानों के लिए प्रमाणिक बीज एवं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा का आरंभ किया गया था। ठीक है, ये उस समय का करंट का प्रश्न था, फिर भी आप इसको ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। सब्जी और फल जो है ये एमएसपी के अंतर्गत नहीं आता है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा 45 का। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका विकल्प उस समय के डेटा के अनुसार मसूर हो जाता विकल्प बी, लेकिन अब मसूर को भी शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर एक बात और अपडेट करना चाहेंगे, यहाँ पर दालों के संदर्भ में भी नई एमएसपी आ चुकी है। जैसे 2021-22 में आपने अरहर की दाल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये 6300 रुपये प्रति क्विंटल इसमें दिया है। यदि मैं 2022-23 में अरहर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करूं तो ये अब 6600 रुपये है, यानी 300 रुपये की वृद्धि है। इसी प्रकार यदि मैं उड़द की बात करूं तो उड़द को भी 6300 से बढ़ाकर 6600 कर दिया गया है। यदि मैं मूंग की बात करूं तो मूंग में क्या है, तो मूंग में 7275 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर अब इसको क्या कर दिया गया है 7755, यानी 7755 रुपये, ठीक है, ये कर दिया गया प्रति क्विंटल। और यहाँ पर जो 5500 रुपये दिखा रहा है मसूर का जिसको अब शामिल कर लिया गया, ये इसका रेट 5500 रुपये है। ठीक है, ये बात ये करंट डेटा है, दोनों डेटा आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डिसाइड है कि होना है कि पेपर कब बन गया था। ठीक है, तो इसलिए आप दोनों डेटा यहाँ पर याद रखेंगे।
क्योंकि कई बार ये भी पूछ लेता है कि कितने रुपए की वृद्धि हुई, तो अगर आपको दोनों डेटा याद है तो आप इजीली आंसर कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार घोषित किया गया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। 1965 में पहली बार धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया था। सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। और बाकी चीजें आपको मालूम है कि कृषि मूल्य आयोग 1965 में बना, फिर इसका नाम 85 में बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग किया गया। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के लिए मुख्य दोषों में से एक नहीं है? ठीक है, तो अब जरा विकल्प को देखा जाए। पूछा जा रहा है कि भंडारण सुविधा में कमी, तो ये तो दोष के अंतर्गत आएगा। परिवहन में कमी, ये भी दोष आएगा। अनुकूल मंडी कोई दोष नहीं है। ठीक है, यानी आपका 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। और मार्केट इंटेलिजेंस की कमी, ये भी एक कमी है, यानी यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है ICAR रैंकिंग 2016-17 के अनुसार भारत कृषि विश्वविद्यालय की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा कृषि संस्थान है? तो ये देखिए, इसको करंट डेटा से अपडेट कर लीजिएगा। वर्तमान समय में भी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा नंबर 1 पर है। ठीक है, यानी यहाँ पर आज के डेटा के अनुसार भी यहाँ पर विकल्प ए आपका आंसर होगा। यदि दूसरे स्थान की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को दूसरा स्थान दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप यहाँ पर याद करेंगे। अगला है, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? भारत का कृषि निगम। इसके अलावा भारत में कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए कपास निगम, नेफेड, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, ये सभी क्या है? उत्तरदायी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि कब तक भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक यूरिया की सब्सिडी दी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 2018। ठीक है, तो मार्च 2018 में किसानों को ये दी गई थी, जो यूरिया की सब्सिडी 2020 तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, उस समय का ये करंट है। अगला है, 2019-20 में विपणन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल कितना है? ठीक है, तो आपका आज के डेट के अनुसार आप अगर देखेंगे तो जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कितना है? 2015 रुपए। ठीक है, याद रखिएगा कितना है? 2015 रुपए वर्तमान में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अधिक अन्न का उपजाऊ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 1948 में अधिक अन्न उपजाऊ अभियान प्रारंभ हुआ, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, 53 का। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों के लिए बेहतर तकनीकी व्यवस्था करना ताकि उपज में बढ़ोतरी की जा सके। ठीक है, अगला है, पूछ रहा है कि भारत में मुख्य नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया के लिए सब्सिडी को एक नीति के माध्यम से विनियमित किया जाता है, जिसमें इन किसानों को कितने रुपए प्रति टन अधिकतम मूल्य खुदरा मूल्य नीम कोटेड के लिए 5% अतिरिक्त पर प्रदान किया जाता है? तो आपका यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? 5,360 रुपए प्रति टन। डी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, उच्च पैदावार वाले बीज की किस्म सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ये गेहूं की संबंधित किस्म है सोनालिका और कल्याण सोना, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, सोनालिका और कल्याण सोना के अलावा जो गेहूं की किस्म है वो मालवीय 533, RL 213, KRL 210, सुजाता DL 803, राज 1555, ये सभी क्या हैं? ये गेहूं की किस्में हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? तो यहाँ पर उस समय के प्रश्न के आधार पर तो आपका 24 आंसर सही होगा, सी विकल्प। लेकिन अभी हमने आपको बताया था कि जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, जिसको आप CACP कहे थे, इसी की सिफारिश के आधार पर सरकार 22 अनिवार्य फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है, यानी ये मैंडेटेड आपकी फसलें हैं। ठीक है, 22, ये याद रखेंगे आप। अगला है, पूसा हाइब्रिड 4 किसका संकर प्रजाति है? तो आपका सही जवाब होगा ये टमाटर की संकर प्रजाति है, पूसा हाइब्रिड 4। ठीक है, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि यदि उपयोग इस्तेमाल की दर प्रति हेक्टेयर 3 किलोग्राम कीटनाशक की है तो 0.4 हेक्टेयर में छिड़काव करने के लिए सिमजिन यानी 80% WP की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? ये कृषि से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर आपका विकल्प 1.5 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको बताया जा रहा है कि 1 हेक्टेयर में 3 kg
वो भी 100% WP, यानी ये वेटेबल पाउडर की बात हो रही है। WP का फुल फॉर्म क्या है? वेटेबल पाउडर। तो पूछा जा रहा है कि 10.4 हेक्टेयर में, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1.5 kg। ये प्रश्न भी कृषि से संबंधित टेक्निकल है, इसको स्किप कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, गन्ने के मामले में रोपण सामग्री कहां से प्राप्त होती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा, गन्ने के ऊपरी 1/3 भाग से। ठीक है, यानी जो गन्ने के रोपण की सामग्री है, इसमें अपरिपक्व गन्ने और गन्ने का जो ऊपरी 1/3 भाग होता है, ये प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, यानी आपका विकल्प यहां पर क्या सही हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मार्च 2018 में भारत सरकार ने 2020 तक किसानों की यूरिया सब्सिडी बढ़ा दी थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो यहां पर ये इसका उद्देश्य क्या है? वैधानिक नियंत्रित कीमतों पर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना। यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा, ये उस समय का करंट का प्रश्न है। अगला है, भारत सरकार द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में कौन सी 2 कृषि उत्पाद? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चावल और चीनी। सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला है, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा, 45 से 55 की क्राइटेरिया में ये आएगा। ठीक है, यानी ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू हुई थी? तो इस पर चर्चा हो चुकी है। 1998 से 99 के समय यशवंत सिन्हा थे, उस समय किसान क्रेडिट कार्ड योजना आई थी। अब इसका उपयोग क्या होता है, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। यहां विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यानी विकल्प यहां पर सी सही हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा पहली बार 1966-67 में हरित क्रांति के समय किया गया था, और अब ये चर्चा हुई है कि वर्तमान में 22 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। ये मैंडेटरी है इन फसलों को। ठीक है, और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने का उद्देश्य क्या है? कि अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। और बाकी बातों पर चर्चा हो चुकी है CSCP के बारे में। अगला है, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो अभी चर्चा हुई है, 2015 रुपए प्रति क्विंटल है वर्तमान में। अगला है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 14 जनवरी 1965 को, यानी आपका यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई है। इसका जो पहला जिला कार्यालय था वो तंजौर में था, और अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई, तमिलनाडु में। और एक बात याद रखिएगा, इसको फूड कारपोरेशन एक्ट 1964 के तहत लागू किया गया, और इसकी स्थापना कब हुई? 14 जनवरी 1965 को। ये भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों को क्रय करता है और अपने गोडाउन में इसको भंडारित करता है। ठीक, अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था, उस रूसी नेता का क्या नाम था जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा, जोसेफ स्टॉलिन। ठीक है, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी जोसेफ स्टॉलिन जो कि रूस के एक राजनेता थे जिनका कार्यकाल 1922 से 53 के बीच में रहा। इन्होंने रूस में पंचवर्षीय योजना के कॉन्सेप्ट को पहली बार 1925 में लागू किया था। और भारत की जो पंचवर्षीय योजना है, ये प्रणाली रूस से अपनाई गई, और पंचवर्षीय योजना का निर्माण कृषि में सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये इसको लाया गया था। अगला है, वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? तो जब ये प्रश्न बना था तो उस समय यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 से 17 तक चली। आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना आयोग द्वारा बनाया जाता था। 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग बना दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान स्थिति यह है कि पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन अब नहीं होता। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया? तो यहां आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ए विकल्प सही हो जाएगा, यहां पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहां ए विकल्प सही होगा। अगला है, 1991 की नई उदार नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण के अलावा। ठीक है, यानी यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा।
यानी 1991 में जब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने नई जो उदार नीति थी उसके आरंभ में क्या क्या उद्देश्य को शामिल किया था उसके बारे में बात हो रही है। तो उसको जरा देख लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारने के साथ साथ इसे बाजार के रुख के अनुरूप बनाना। दूसरा था मुद्रास्फीति की दर को बढ़ाना और विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार का निर्माण करना और आर्थिक विकास दर को बढ़ाना और विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार का निर्माण करना। आर्थिक स्थिरीकरण को प्राप्त करने के साथ साथ सभी प्रकार के अनावश्यक आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक। और अब पूर्व में आपके साथ चर्चा हुई है कि 1991 में जो नई उदार नीति थी उसके 3 प्रमुख घटक थे, एक उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा वैश्वीकरण। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 100 रुपए की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आरबीआई के गवर्नर के। यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा जितने भी 1 रुपए से बड़े की नोट हैं इसमें आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है और 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? साख सृजन में बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी आपका यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। जरा इसको समझिए कि कैसे बढ़ जाएगा ताकि इस प्रकार का प्रश्न यदि भविष्य में आए तो आपसे गलती ना हो। पहली बात तो ये जो नगद कोषानुपात है ये क्या है? इसका मतलब ये है कि कैश रिजर्व रेशियो की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि सीआरआर की बात हो रही है। अब ये सीआरआर क्या होता है? पहली बात ये जान लीजिए कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं ये अपनी कुल जमा का एक निश्चित अंश आरबीआई के पास रखते हैं, इसी को कहा जाता है सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। यदि मान लीजिए कि कैश रिजर्व रेशियो में आरबीआई के द्वारा इसके अनुपात को घटा दिया जाए, ठीक, यानी जब अगर केंद्रीय बैंक इसको घटा देगा इसके रेशियो को तो कम पैसा रखना पड़ेगा वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास, यानी बैंकों के पास पैसा और अधिक बचेगा। जब बैंकों के पास और पैसा अधिक बचेगा तो उसकी ऋण बांटने की क्षमता यानी बढ़ गई। ठीक है, यही प्रश्न में पूछा जा रहा है कि साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा? वो बढ़ जाएगी। यानी जो पहले आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों को पैसा जमा करना पड़ता था, जब आरबीआई ने नगद कोषानुपात को घटा दिया यानी अब उनको आरबीआई के पास कम पैसा रखना पड़ेगा तो उनके पास पैसे की बचत हुई, उस पैसे को वो क्या करेंगे? साख सृजन यानी ऋण देने में उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको कोरिलेट किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका विकल्प यहां पर सी सही हुआ। अगला देखिए, बैंक दर का क्या अर्थ है? तो बैंक दर का अर्थ क्या है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है, यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। जरा बैंक दर को भी समझ लीजिए। बैंक दर का मतलब ये होता है कि जो केंद्रीय बैंक है, जब मैं केंद्रीय बैंक कहूं तो तुरंत आप आरबीआई समझ लेंगे। केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, इसका मतलब यह कि जो सामान्य ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है जिस दर पर, उसी दर को बैंक दर कहा जाता है। ठीक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस दर पर आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उस ब्याज दर को ही बैंक दर कहा जाता है। ठीक, यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से बैंक और उसके उद्देश्य का कौन सा संयोजन सही है? तो यहां पर पहला विकल्प सही है, आरआरबी जो है ये कृषि अर्थ प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। आरआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 2 अक्टूबर 1975 को एक अध्यादेश के माध्यम से 4 राज्य और 5 आरआरबी की स्थापना की गई, 4 राज्यों में। ठीक, और बाद में इसका आरआरबी एक्ट 1976 पारित हुआ और उद्देश्य क्या है? कृषि अर्थ प्रबंधन। ठीक, अगर हम दूसरा जो विकल्प दिया है आईडीबीआई की बात करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई और आईडीबीआई का इसका उद्देश्य क्या है? औद्योगिक संस्थाओं को ऋण प्रदान करना। ठीक, अगला है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। और नाबार्ड का उद्देश्य क्या है? कृषि, लघु उद्योग, कुटीर, ग्रामोद्योग और हस्तशिल्प आदि को बढ़ावा देने के लिए ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, और यदि आरबीआई की बात करें तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। और यदि इसकी उद्देश्य की बात की जाए तो उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र की ओर पर्यवेक्षण और पहल करना। यह बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। यहां एक बात और याद रखिएगा, हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई। तो हिल्टन यंग आयोग भी याद रखिएगा आरबीआई के संदर्भ में। अगला प्रश्न है,
भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो अब आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा, फेडरल बैंक लिमिटेड, यानी ये निजी क्षेत्र का बैंक है, यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, न्यूनतम 10 लोगों की आवश्यकता होती है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? तब आपका सही जवाब क्या होगा? खरीद खाता, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। यानी कि मालिक द्वारा जब अपने स्वयं के लिए प्रयोग किए गए जब वस्तुओं की लिया जाता है तब उसको खरीद खाता में क्रेडिट किया जाता है। अगला है आयात निर्यात बैंक, यानी जो एग्जिम बैंक जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अब आपका सही जवाब क्या होगा? 1982 में, यानी आपका विकल्प यहां पर बी सही हो जाएगा। यहां एक बात याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि भारत में आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक किस एक्ट के तहत, तो ये इंडिया एक्ट 1981 के तहत, ठीक। और स्थापना कब हुई? तो आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस प्रकार के खाता को एक सामान्य बही खाता कहते हैं जो लोगों के खाते के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है? तो उसको कहते हैं वास्तविक खाता, ठीक है। यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। वास्तविक खाता एक सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है, ठीक। यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस प्रकार के लेखांकन सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी, यानी कि सुनाम प्रतिष्ठान, ठीक है। यानी कि सुनाम प्रतिष्ठान लेखांकन सिद्धांत जो है, इसके अनुसार व्यवसाय जो है ये बना रहेगा, काम करता रहेगा और कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी, यानी इसका विकल्प यहां पर सी सही हो जाएगा। यहां एक बात और याद रखिएगा, यदि बात की जाए रूढ़िवादी लेखांकन सिद्धांत की, तो इसके अंतर्गत वित्तीय लेखाओं और विवरणों का जो तैयार किया जाता है उसको तैयार करने में सुरक्षा पूर्ण प्रदान का प्रतीक है ये, यानी वित्तीय स्थिति जैसी हो वैसी दिखाई देनी चाहिए, उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाना नहीं चाहिए। ये रूढ़िवादी लेखांकन सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो अब आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई, तब आपका जवाब क्या होगा? 1894 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सॉफ्ट बैंक और किसके साथ फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीनटेक बनाया जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों के लिए लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा? तब आपका सही जवाब क्या होगा? भारत एंटरप्राइजेस के साथ, यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ये उस समय के करंट का प्रश्न था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकरण किसे प्राप्त है? तब आपका सही जवाब क्या होगा? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको आप सेबी के नाम से जानते हैं, ये म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में मूलभूत विनियामक प्राधिकरण इसको प्राप्त है, यानी ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। यानी सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक चीज और याद रखिएगा, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने और हितों की रक्षा करना। और 30 जनवरी 1992 को आदेश द्वारा इसे वैधानिक दर्जा मिला और अधिनियम को संशोधित करके 30 जनवरी 1992 को सेबी को म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट के नियंत्रण का विनियामक प्राधिकरण बनाया गया, ठीक है। इतनी बात यहां पर याद रखेंगे और मूल तौर पर इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988। अगला है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात क्या नाम दिया गया? तब आपका सही जवाब क्या होगा? भारतीय स्टेट बैंक, यानी विकल्प यहां पर डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसको राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1995 को हुआ। यदि पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है, ये भी बात आप याद रखेंगे। और 1955 में इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया, ठीक है। और ये सबसे पुराना और सबसे बड़ी व्यावसायिक बैंक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछ रहा है कर्मचारी राज्य बीमा निगम बीमा अधिनियम 1948 प्रदान किए जाने वाले लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान नहीं है? तब आपका सही जवाब क्या होगा? पुनर्वास लाभ, ठीक है। यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। यानी जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम बीमा अधिनियम है 1948, इसके अंतर्गत जो लाभ दिए जाते हैं उसमें क्या क्या आता है? तो इसमें विकलांगता लाभ, मातृत्व लाभ, अंतिम संस्कार का लाभ, मृत्यु हो जाने पर, नौकरी के दौरान घायल होने पर, बीमार होने पर लाभ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अंतर्गत पुनर्वास का लाभ नहीं शामिल है। और एक बात और याद रखिएगा
कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम को 19 अप्रैल 1948 को लाया गया था ताकि सेवा क्षेत्र में लगे कर्मचारियों को लाभ हो सके। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक उधार प्रदान किया गया है? तब आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंक के द्वारा जो है ज्यादा उधार दिया गया है कृषि और संबंधित क्रियाकलापों के लिए, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। और वाणिज्यिक बैंक के बाद अगर पूछा जाए तब आपका नाम क्या आएगा? सहकारी बैंक का। ठीक है, ये भी बात आप यहां पर याद रखेंगे। और आप सभी को पता है कि नाबार्ड में आप सीधे खाता नहीं खुलवा सकते हैं। ठीक है, ये बैंकों के माध्यम से लोगों को ऋण देती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है? अब आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी नाबार्ड। ठीक है, याद रखिएगा नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो नाबार्ड है ये आरबीआई के निर्देश पर कार्य करता है। ठीक है, और ये सहकारी, वाणिज्यिक, क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंक के माध्यम से ऋण प्रदान करता है। यहां एक बात और याद रखिएगा, इसी के तहत किसान क्रेडिट कार्ड योजना की भी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, मुद्रा का तात्पर्य होता है, तो मुद्रा का तात्पर्य क्या है? मूल्य का मापक, यानी यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो मुद्रा है ये पैसे का वो रूप है जिसके तहत दैनिक जीवन में खरीद और बिक्री होती है। इसमें सिक्के और कागज दोनों आते हैं और ये मूल काम क्या है? मूल्य का माप होता है। ये क्या चीज? मुद्रा। ठीक है, अगला देखिए, और भारत में मुद्रा क्या है? रुपया। अगला देखिए, भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे क्या कहा जाता है? तब आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उसे स्वावलंबन दल कहा जाता है। ठीक है, यानी यहां पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी भारत में जो कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास जो महिलाओं के एक छोटे समूह हैं उनको क्या कहा जाता है? स्वावलंबन दल कहा जाता है। नरेंद्र मोदी ने इस अभियान को स्वावलंबन अभियान नाम रखा और इसका उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण, मजदूर, चारावाह और ये युवा और किसान जो हैं ये इनका स्वावलंबन। ठीक है, और प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता, स्वावलंबन और स्वाभिमान बताया स्वावलंबन का मतलब। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि आयात निर्यात यानी एग्जिम बैंक की स्थापना तो आप पढ़ चुके हैं 1982 में, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तब आप ये भी पढ़ चुके हैं, वित्त सचिव के। यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोट और सिक्कों के छोड़कर अन्य सभी नोटों पर हस्ताक्षर करता है या उसको जारी करता है। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तब आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना हुई थी। विकल्प डी सही हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तब आपका जवाब होगा 1 जनवरी 1949 को। यहां एक बात और याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए कि इसके आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तब आपका सही जवाब क्या होगा? सर ऑसबोर्न स्मिथ। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये तो आपने जान लिया कि आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तब आपका सही जवाब क्या होगा? सीडी देशमुख। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 1943 से 1949 तक इनका कार्यकाल था और याद रखिएगा इन्हीं के कार्यकाल में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 1915 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हुई? तब आपका जवाब क्या होगा? बंधन बैंक। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ये उस समय का करंट का मैटर था। 23 अगस्त 2015 को बंधन बैंक को फाइनेंशियल सर्विस ने बंधन बैंक नामक पूर्ण बैंक की शुरुआत कर दी। याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर है? कोलकाता में। ठीक, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्यता अनुपात है? तब आपका सही जवाब क्या होगा? चालू अनुपात को द्रव्यता अनुपात, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अब जरा इसको समझिए, चालू अनुपात का मतलब करंट रेशियो की बात हो रही है। कुल चालू परिसंपत्तियों और चालू देयताओं का जो अनुपात होता है इसी को चालू अनुपात कहा जाता है, यानी करंट रेशियो कहा जाता है। ठीक है, और इसे द्रव्यता अनुपात भी कहा जाता है। ठीक है, ये कंपनी की तरलता का माप है और अल्पकालीन देयताओं को चुकाने का जो सामर्थ्य का द्योतक है। क्या? द्रव्यता अनुपात यानी चालू अनुपात। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि ऐसा राज्य जहां पर कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तब आपका जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, सिक्किम। याद रखिएगा ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ये सिक्किम के अलावा गोवा में भी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों बातें यहां पर आप याद रखेंगे। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1975 को। और इसका उद्देश्य क्या है? कि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, कमजोर वर्गों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना। अगला है,
वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दूसरे राष्ट्रीयकरण के दौरान हुआ। अब यहां पर जरा चीजों को समझिए। भारत सरकार ने 19 जुलाई 1969 यानी 1969 में जिन बैंकों की जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी, ऐसे 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ठीक, ये पहला था। और 15 अप्रैल 1980 को 15 अप्रैल 1980 को 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इनकी जमा पूंजी कितनी से ज्यादा थी, 200 करोड़ से ज्यादा थी। ठीक है, यानी कि 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला देखिए, पूछ रहा है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई, तो अब आप ये कई बार पढ़ चुके हैं, 12 जुलाई 1982 को। यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। यहां एक बात और याद रखिएगा, इस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और ये बी शिवरामन कमेटी के सुझाव के आधार पर इसका गठन हुआ था। ठीक है, अगला है, भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रहा है कि M1 क्या होता है। M1 के अंतर्गत जनता के पास उपलब्ध मुद्रा, बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा और आरबीआई में अन्य जमा को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये M1 के बराबर होता है। ये तो बिल्कुल सही है। अगला कर रहा है दूसरा, M4 क्या है। M4 बराबर M3 प्लस डाकघर में जमा को इंगित करता है। ये गलत है। यहां पर डाक बचत बैंक के पास सभी प्रकार की जमा है, ये M3 के साथ जुड़े तब M4 के बराबर होता है। यानी यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। कथन केवल एक सही है। ठीक है, समझ गए होंगे। यानी M3 के साथ डाक बचत बैंक में अगर सभी प्रकार की जमाएं M3 के साथ ऐड कर दी जाए तब ये M4 के बराबर होगा। ठीक है, अगला देखिए, यहां देखिए आपके एक्सप्लेनेशन में इसको दिया भी है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है, तब आपका सही जवाब क्या होगा, जीवी रामकृष्णा। यानी जीवी रामकृष्णा का संबंध विनिवेश आयोग से संबंधित है। यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। यहां एक बात और याद रखिएगा, ये जो विनिवेश आयोग था ये 1997 में इसकी स्थापना विनिवेश प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों पर सलाह देने के लिए की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे विनिवेश आयोग के, तब आपका सही होगा जवाब जीवी रामकृष्णा। यानी ये तीनों बातें याद रहनी चाहिए आपको। अगला देखिए, जो प्रश्न पूछा भी गया था, अवमूल्यन का अर्थ क्या है, तो यहां पर विकल्प सी जरा देखिए। अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में जब घरेलू मुद्रा का मान कम हो जाता है तो इसको कहा जाता है अवमूल्यन। ठीक है, यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यहां एक बात और समझिए, ये तो आपने समझ लिया अवमूल्यन क्या होता है, किसी देश की मुद्रा की तुलना में जब घरेलू मुद्रा का मूल्य कम हो जाए तो उसको अवमूल्यन कहते हैं। और ये जो अवमूल्यन की परिस्थिति है ये सरकार कई बार स्वयं करती है। ठीक है, यह तब प्रयोग में लाई जाती है जब देश में भुगतान में मौलिक असंतुलन आ जाता है, तो इसको संतुलन स्टैब्लिश करने के लिए। अब ये कैसे संतुलन स्टैब्लिश होगा, मुद्रा के अवमूल्यन करने से देश में आयात महंगे होते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। ठीक, यानी लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी और वो तुरंत माल को परचेज यानी कि निर्यात क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। देश की भुगतान संतुलन स्थिति भी क्या होती है, उससे संतुलित हो जाती है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 2016 में भारत के रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में मनोनीत किए गए, तो उस समय का ये था। वर्तमान में आपको याद रखना है कि आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें गवर्नर जनरल है। ठीक है, अगला है, पूछ रहा है कि किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तब अभी आपने पढ़ा है कि पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था 14 बैंकों का, ये 19 जुलाई 1969 में, और दूसरा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा, जो पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जुलाई 2018 के अनुसार रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, तो उस समय उर्जित पटेल थे, लेकिन आप वर्तमान डेटा याद रखेंगे। यहां पर आपका विकल्प, यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में। ठीक है, पूछ रहा है कि बिटकॉइन क्या है, तो बिटकॉइन क्या है, डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। यानी एक बात याद रखिएगा, ये जो बिटकॉइन है ये एक आभासी मुद्रा है। ठीक है, यानी इसका कोई स्वरूप नहीं है, भौतिक स्वरूप नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इसको टच कर सकते हैं, ये एक डिजिटल फॉर्मेट में मुद्रा है। ठीक है, यानी कि ये केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है। ठीक है, और इसका आविष्कार कोई ये फैक्ट क्लियर कट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सातोशी नाकामोतो ये जापानी अभियंता हैं, इन्होंने 2008 में इसका आविष्कार किया था। 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है, तब आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा, वर्धित एसएलआर। ठीक है, यानी एसएलआर का मतलब क्या है, वैधानिक तरलता अनुपात। यानी विकल्प यहां पर डी सही हो जाएगा, ये बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। ठीक है, अब जरा इसको देखिए कि वर्धित एसएलआर जो है ये कैसे कहा जा रहा है कि ये सुधारों में से एक नहीं है बैंकिंग क्षेत्र में। सबसे पहले ये समझिए कि ये एसएलआर क्या है।
एक बात याद रखिएगा, ये एक ऐसा जमा का एक ऐसा न्यूनतम प्रतिशत है जो वाणिज्यिक बैंकों को अपने ही पास नकदी में, सोने के तौर पर या अन्य प्रतिभूति के तौर पर अपने पास इसको जमा रखना पड़ता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि यदि एसएलआर में वृद्धि कर दी जाए तो बैंकों के पास जो अपनी पूंजी रखनी है एसएलआर के तौर पर, अगर उसमें वृद्धि कर दी जाएगी तो वो ज़्यादा रखना पड़ेगा, यानी बैंकों के पास अपनी पूंजी कमी हो जाएगी ब्याज बांटने के लिए, मतलब ब्याज पर पैसा देने के लिए उनके पास पूंजी अपेक्षाकृत कम हो गई। क्यों? क्योंकि उनको एसएलआर के मद में ज़्यादा पैसा रखना पड़ा। अगर ऐसा हो जाएगा तो निवेश क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये कहा गया कि ये सुधारों में। अगला प्रश्न है, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कितने सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया था? तब आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, 6 बैंक सहायक बैंकों को। ठीक है, ये उस समय का करंट था। ये विधेयक 21 जुलाई 2017 को आया था, उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। ठीक है, और स्टेट बैंक के साथ जो है 6 अन्य सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए ये विधेयक आया था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो आप कई बार इसको कर चुके हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ? ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा, 1978 में। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत में पहली बार पूछा जा रहा है, इसलिए 1978 में। यदि भारत में पहली बार शब्द रहता तब आपका जवाब होता 1946 में। भारत में सबसे पहली बार मुद्रा का जो विमुद्रीकरण हुआ ये 1946 में हुआ, तब 500, 1000 और 10,000 के नोट बंद किए गए। और स्वतंत्र भारत में पहली बार पूछा जाएगा तो 1978 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, उस समय 1000, 25,000 और 10,000 रुपए के नोट बंद किए गए थे। और तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण तीसरी बार हुआ और 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर लिए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? तब आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प डी देखिए, आरबीआई अधिनियम की धारा 7, यानी जो आरबीआई एक्ट 1934 है, इसकी धारा 7 के अनुसार आरबीआई को निर्देश जारी करने की शक्ति, मतलब अधिकार देता है। किसको? भारत सरकार को यह अधिकार है कि वो आरबीआई को आदेश दे सकती है। ठीक है, यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। यहां एक बात और समझ लीजिए कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये एक स्वायत्त शासी संस्था है। ठीक है, यानी ये अपना निर्णय स्वयं ले सकती है, लेकिन अगर कुछ विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार यदि आरबीआई को कोई परामर्श देना चाहती है तो वो आरबीआई एक्ट 1934 के धारा 7 के अनुसार दे सकती है। अगला है, आरबीआई की जब स्थापना हुई तो उस समय केंद्रीय कार्यालय स्थित था कहां पर? तो आपका सही जवाब होगा कलकत्ता में। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जब आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था और 1937 में यह स्थायी तौर पर मुंबई में स्थापित हुआ। यह भी बात याद रखिएगा। अगला, इनमें से कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है, यानी वो मिसमैच कर रहा है? तो यहां पर आप भारतीय नेशनल बैंक, इसको ए बैंकर टू एवरी इंडियन, ये सही है। पंजाब बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी, ये गलत है। पंजाब बैंक की टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये पंजाब बैंक की टैगलाइन है। और कोटक महिंद्रा, लेट्स मेक मनी सिंपल, ये भी सही है। और देना बैंक, ट्रस्टेड फैमिली बैंक, ये भी सही है। यानी 114 का सही जवाब होगा विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखिए बाकी और दिया है। यहाँ पे कोटक महिंद्रा का क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। ठीक है, और देना बैंक का क्या है? ट्रस्टेड फैमिली बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का ए बैंकर टू एवरी इंडियन। पंजाब नेशनल बैंक का द नेम यू कैन बैंक अपॉन। इंडियन बैंक का योर ओवन बैंक, योर ओन बैंक। केनरा बैंक का टुगेदर वी कैन। और बैंक ऑफ इंडिया का इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। इलाहाबाद बैंक का अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, ये बैंकों की ट्रेडलाइन से संबंधित प्रश्न भी आए थे, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो ये अभी आप कर चुके हैं, आपका सही जवाब होगा विकल्प सी। ये भारत सरकार के पास सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार है। और अगर ये देखा जाए कि भारत सरकार की टकसाल यानी जिस पर सिक्कों की ढलाई होती है वो कहाँ कहाँ है, तो वो 4 शहर में, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। और आप सभी को पता है कि 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करती है और अन्य नोटों पर रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं और वो जारी करते हैं। पूछ रहा है कि भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पहला देखिए, बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जो ग्राहकों की शिकायत का समाधान करते हैं। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि ये एक स्वायत्त शासी संस्था है, यानी जो बैंकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की निगरानी करता है। ठीक है, और ग्राहकों
के द्वारा किसी भी बैंक की जो अधिकारी या कर्मचारी की या उसकी सेवाओं की शिकायत जो है ये बैंकिंग लोकपाल के पास की जा सकती है। और ये जो बैंकिंग लोकपाल है ये आरबीआई द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जो ग्राहकों की सेवा का समाधान करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण की योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी दी? तो यहाँ पे आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। ये ड्यूरेशन था 2018 से 20 तक का। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ये उस समय का करंट का प्रश्न है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तब आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। यानी घाटे की जो वित्त व्यवस्था है उसका अर्थव्यवस्था पे क्या? ये मुद्रास्फीति। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात ये समझ लीजिए कि जो घाटे की वित्त व्यवस्था है ये इसकी स्थिति में अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होती है, यानी वस्तुओं की कीमत में आनुपातिक रूप से वृद्धि होती है। चूंकि घाटे की वित्त व्यवस्था की दशा में अतिरिक्त मुद्रा बाजार में आ जाती है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में उत्पादन की तुलना में मांग अधिक हो जाती है, यानी जब मार्केट में पैसा का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, यानी लोगों के पास पैसा अपेक्षाकृत ज़्यादा रहेगा तो वो परचेजिंग करना चाहेंगे और प्रोडक्शन अपने उसी अनुपात में हो रहा है, यानी पैसा लोगों के पास है, यानी कि मांग बढ़ जाएगी और प्रोडक्शन वही होने पे उसकी कीमत में क्या होगा? उछाल आ जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो क्या कहलाता है? यही मुद्रास्फीति है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए? यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर होने वाली वृद्धि ही मुद्रास्फीति है। और यहाँ पर एक बात आप समझ गए कि जब अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाए, ठीक है, यानी लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाए लेकिन प्रोडक्शन और वो फैसिलिटी जो सर्विस प्रोवाइडर वो उस संख्या में उसमें बढ़ोतरी नहीं है, तो यही स्थिति क्या बनती है? मुद्रास्फीति। अगला देखिए, तलपट किस उद्देश्य से बनाया जाता है? तब आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर देखिए विकल्प डी, लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए तलपट बनाया जाता है। ठीक है, ये अकाउंट से संबंधित शब्द है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। एक बात यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये जो तलपट है इसके दो पक्ष होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा, ये अकाउंट का काफी डीप वैसा प्रश्न था। अगला है, ये असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा भी गया था वो प्रश्न। अगला है, लक्ष्मी विलास बैंक तमिलनाडु का 93वां वार्षिक बैंक मुंबई की एक वित्तीय इकाई के साथ विलय हुआ और उस इकाई का नाम क्या है? तब आपका सही जवाब होगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, ये उस समय का करंट का प्रश्न था। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन है? तब आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, यहाँ पर विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ एक बात ये समझ लीजिए पहले कि जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है वो कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और एक बात यहाँ पर और समझ लीजिए कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की विलय के बाद पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया और इसके साथ ही साथ विजया बैंक, देना बैंक के विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बना और चौथे नंबर पर सिंडिकेट बैंक के विलय के बाद केनरा बैंक देश का चौथा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक बन गया था। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। अगला है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? तो जब नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, यानी आपने कोई नई पूंजी लगाई और उस पर जब अनुमानित जो प्राप्ति है वो अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है? अब आपके पास निजी निवेश में वृद्धि करने की संभावना भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, यानी आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ एक बात याद रखिएगा, ये जो फेमा एक्ट है इसको पहले फेरा कहा जाता था। ठीक है, यानी फेरा एक्ट था, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। इसको वर्ष 2000 में फेमा एक्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ये समझ में आ गई बात, यानी ये पहले फेरा था और सन 2000 में फेमा एक्ट में कन्वर्ट, और दोनों का आप फुल फॉर्म याद रखेंगे। अगला देखिए, और ये काम क्या करता है? ये अधिनियम पूरे देश और भारत के बाहर संचालित होने वाली जो निकाय कारपोरेट की उन सभी शाखाओं और एजेंसियों पर लागू होता है जिसका नियंत्रण यानी मालिक भारत का निवासी है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? तब आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक। यानी आईसीआईसीआई बैंक भारत का वो पहला बैंक था जिसने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवा की पेशकश की थी। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यहां एक बात और याद रखिएगा, ये पेशकश 1998 में की गई थी। ठीक है, और याद रखिएगा आईसीआईसीआई बैंक को पहले
इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में, और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। इतनी बात आप आईसीआईसीआई के बारे में भी याद रखेंगे, कई बार इसका पुराना नाम पूछा गया है। तो क्या बताएंगे आप? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला है, अप्रैल 2019 में रिलायंस जियो ने कितनी धनराशि में चैटबॉट करने वाली स्टार्टअप हैप्टिक के साथ अधिग्रहण किया? ये उस समय का करंट का प्रश्न था, 700 करोड़ का। तो ये उस समय का करंट है, अब इसकी उपयोगिता उतनी नहीं है। अगला है, रिलायंस म्यूचुअल फंड ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ आवाज आधारित वित्तीय लेन देन शुरू करने के लिए साझेदारी की थी? तो अब आपका सही जवाब क्या होगा? गूगल के साथ, यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में पूंजी निवेश के लिए वर्ष 2016 में सार्वजनिक निजी साझेदारी के लिए किस राज्य को अति अनुग्रहित का दर्जा दिया गया? तब आपका सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश, यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण है? तो आपका यहां पर सही जवाब क्या होगा? चाय बोर्ड। जरा इसको समझिए कि ये क्रेता अधिकार क्या है। क्रेता एकाधिकार का मतलब है एक ऐसा बाजार जिसमें एक खरीदार हो और कई विक्रेता हो, ठीक। अब यहां पर जैसे सैन्य उपकरण, सरकारी कृषि विपणन बोर्ड, जैसे चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, ठीक है, आदि, ये क्या है? क्रेता एकाधिकार का के बाजार का उदाहरण है, ठीक है, यानी जहां पर एक खरीदार और कई विक्रेता, ठीक। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मूल्य लेखांकन समीकरण क्या है, यानी मूल्य लेखांकन का सूत्र क्या है? तब आपका सही जवाब यहां पर विकल्प डी हो जाएगा, संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी, यानी कि शेयर धारक की इक्विटी के साथ यदि देयता यानी देनदारी को जोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा? संपत्ति के बराबर होगा। यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। और याद रखिएगा, ये जो लेखांकन है ये बैलेंस शीट का आधार है, जो दर्शाता है कि कंपनी की कुल संपत्ति, कुल देनदारी और शेयर धारक की इक्विटी कितने के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर आपसे सीधा इसका सूत्र पूछ लेता है, तब आप बताएंगे संपत्ति बराबर देयता और प्लस शेयर धारक की इक्विटी को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो संपत्ति की कुल होगा। अगला है, क्रय की पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर एक बात ये समझ लीजिए कि भुगतान संतुलन के लिए खाता बनाते समय समस्त लेन देन को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है चालू खाता और दूसरा होता है पूंजी खाता। यहां पर पूंजी खाता में परिवर्तनीयता से संबंधित पूछ रहा है। अब यहां पर पहला स्टेटमेंट दिया कि यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही है। यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है, यह भी सही है। और यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग और वितरण में सहयोग करता है, यह भी स्टेटमेंट सही है, यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। यहां तीनों स्टेटमेंट पूंजी खाता परिवर्तन के संदर्भ में सही है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मूल लेखांकन समीकरण, देखिए फिर वही प्रश्न रिपीट कर दिया। यहां आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, संपत्ति बराबर देयता प्लस शेयर धारकों का हिस्सा यानी शेयर धारक की इक्विटी, ठीक है, यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला है, इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज बहन निधि के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल के निश्चित व्यापार बहन निधि को पूंजी लाभ अनुपात कहा जाता है, यानी यहां पर विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस मुद्रा का अगस्त 2015 में अवमूल्यन किया गया जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय स्टॉक बाजार गिर गया? तब आपका सही जवाब क्या होगा? चीनी युआन, ठीक है, यानी यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ये उस समय का करंट का प्रश्न था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 2019-20 में केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा में कितना धन आवंटित किया गया था? तो अभी आप करंट में जान लीजिए कि 2022-23 के जो बजट में 73,000 करोड़ रुपए मनरेगा को दिया गया है, ठीक है, कितना? 73,000 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, ये करंट का डेटा है। अगला है, सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहां से प्राप्त होता है? तब आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, उत्पाद शुल्क से सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है, डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। ये एक कैसा है? उत्पाद शुल्क जो एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला है, पूछ रहा है कि नवंबर 2018 के अंत में भारत का राजकोषीय घाटा कितना रहा, ठीक है, ये भी देखिए करंट से संबंधित है, बजट से ये प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर आप करंट डेटा से लेंगे। याद रखिएगा, यदि आप 2022-23 के बजट पर ध्यान दें तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाता? 16,61,196 करोड़ रुपए बजट में। ये किसका अनुमान है? राजकोषीय घाटा का, ठीक है, यानी उसको आप अगर शॉर्ट में जैसे विकल्प में दिया है तब आप कहते 16.61 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। ये 2022-23 में भारत का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। अब अगर प्रतिशत में पूछा जाए कि ये जो राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है, तब आपका जवाब होगा 6.4%, ठीक है। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। अगला देखिए, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो 2022-23 में राजकोषीय घाटा का जीडीपी का 6.4 रहने का अनुमान है वो इसके एक्सप्लेनेशन में दिया है। अगला है, निम्नलिखित में से
एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तब आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, भुगतान, ब्याज का भुगतान। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ एक बात याद रखिएगा, ये जो गैर योजना व्यय है ये दो हिस्से में होता है। एक होता है गैर योजना राजस्व व्यय और एक होता है गैर योजना पूंजीगत व्यय। यदि हम गैर योजना राजस्व व्यय की बात करें तो इसके अंतर्गत ब्याज की अदायगी, सब्सिडी, सरकारी कर्मचारियों के वेतन की अदायगी, राज्य कर्मचारियों का अनुदान, विदेशी सरकारों को दिया जाने वाला अनुदान, ये सभी क्या होता है? गैर योजनागत राजस्व व्यय। यदि हम गैर योजनागत पूंजीगत व्यय की बात करें तो रक्षा, पब्लिक इंटरप्राइजेस को दिया जाने वाला कर्ज, राज्य केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, विदेशी सरकारों को दिया जाने वाला कर, ये सभी क्या आता है? गैर योजनागत पूंजीगत व्यय के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पर जो विकल्प में आपके दिया है ये क्या है? गैर योजना व्यय का महत्वपूर्ण भाग क्या है? ब्याज का भुगतान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? तब आपका सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रिंटर की मरम्मत जो है ये राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी यहाँ पर सी, यानी यहाँ पर एक बात ये समझ लीजिएगा कि सरकार का वो व्यय राजस्व व्यय के अंतर्गत आएगा जिससे सरकार को न तो उत्पादन में क्षमता का विस्तार हो, न तो भविष्य में उससे किसी प्रकार के अतिरिक्त आय का कोई होने की संभावना हो। ठीक है, तो इस प्रकार के व्यय को क्या कहते हैं? राजस्व व्यय कहते हैं। ये गैर विकासात्मक व्यय होता है, यानी इसके अंतर्गत मशीनों की मरम्मत, सरकारी सब्सिडी, राज्यों सरकारों को अनुदान, सरकारी विभागों में होने वाला व्यय, ये सब क्या है? राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसको करंट में देख लीजिएगा। ये जो वित्त आयोग के वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ये एन.के. सिंह है। ठीक है, और इन्होंने अपनी दो रिपोर्ट दी है, एक 2020-21 और एक 21 से 26 तक की। ठीक है, तो क्या नाम है उनका? एन.के. सिंह। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, वित्त आयोग जो है ये अनुच्छेद 280 में है और 5 वर्ष पर वित्त आयोग के गठन यानी इसकी नियुक्ति की जिम्मेदारी किसकी होती है? राष्ट्रपति की। और ये अध्यक्ष की और 4 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। और यहाँ पर 15वें वित्त आयोग के बारे में आपको बता दिया गया। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि प्रथम वित्त आयोग कब से, तो ये 1952 से 57 के बीच में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी। इतनी बात यहाँ पर आप याद रखेंगे। ठीक है, ये जो अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था का जो पहला पार्ट था वो यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे आगे का पार्ट कल सेकंड पार्ट में कराया जाएगा और कल सेकंड पार्ट में आपको पूरा अर्थव्यवस्था कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी को सतत जारी रखें, रिवीजन भी करते रहें। ठीक है, शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत